हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज सुबह मैंने एक क्लास डाली थी बीएसएफ और सीआईएसएफ का जो भर्ती है, इसके लिए मैंने एक मैथ की क्लास डाली थी, तो वो जाके आप वो भी देख लेना। और अभी जो अपन जो करंट में जो करने वाले हैं, जीके के मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो पता नहीं कितने ही बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो ये क्लास आप डेली ज़रूर देखें, दोनों ही क्लास। और आपको कैसी लगी ये क्लास, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप क्विक रिवीजन इनका कर सको। देखो, क्वेश्चन पहला दिया गया आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इनको। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। और आपको सबको पता होगा कि मैं ये जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, या तो आप नोटबुक में नोट कर लेना या कहीं ना कहीं इनको लिख लेना। ये बहुत काम की चीज़ है कि बोध गया कहाँ स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे तो बोध गया बिहार में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं इसका कि पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है वो पूछा गया है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपको सबको पता है कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस चीज़ को। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है ना, वो कन्याकुमारी है। सभी बिंदु आपको याद होने चाहिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और मैं साथ ही एक बात और बता दूं कि जो है औसत घनत्व की दृष्टि से प्रति व्यक्ति जो है घनत्व जो है सबसे कम कहाँ का है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है आपकी सिक्किम की है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है, सिक्किम की है। और औसत घनत्व सबसे कम किसका है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो आपको सबको पता होगा ईटानगर इसकी राजधानी है। तो ये ध्यान रख लेनी सारी चीज़ें आपको। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो ये मधुमेह या डायबिटीज़ भी इसे कह सकते हो। तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह की बीमारी में प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सालों से लगातार पूछा जाता है और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं, कोई कम से कम 100 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो बिहू जो राज्य है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके साथ ही आप एक और याद रख लेना कि बिहू के साथ है कि ये और है पोंगल। तो पोंगल किसका प्रमुख त्यौहार है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का और बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मैंने ऑप्शन छुपा के रखा है आंसर, ताकि आप साथ साथ रिवाइज भी कर सको इन्हें कि आपको पता है या नहीं पता। तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले के अंदर मिलता है। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है।
तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी बताएंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले जो है किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। कागज का सबसे पहले बार प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। आविष्कार चीन में हुआ था। और आगे चल रहे थे गौतम बुद्ध, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया, तो इनका रिवीजन जरूर करें आप। कोई सजेशन हो आपका किसी भी प्रकार से, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप बता सकते हो। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बल, देखो सभी जो होते हैं ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है ना, वो हमेशा कौन होता है? वो हमेशा होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और देश का अगर प्रथम नागरिक की बात करूँ मैं, देश का अगर प्रथम नागरिक की बात करूँ तो वो भी कौन होता है? वो भी हमेशा राष्ट्रपति ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आपको सबको पता होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर मैं बात करूँ विटामिन बी की कमी से, आपको पता होना चाहिए, आसान है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अपन थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। ई की कमी से बांझपन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग गई तो आपका रक्त जो है बहने लग जाएगा, आपका रक्त जमेगा नहीं। तो ये विटामिन के कारण होता है। विटामिन ई बांझपन, यानी कि जो है फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है, फर्टिलिटी रेट जो कम हो जाती है महिलाओं में, तो उसकी कमी से विटामिन के बारे में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बात और बता देता हूँ मैं, विटामिन की खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी विटामिन की खोज। और कब करी थी? 1911 में करी थी। विटामिन की खोज फंक ने करी थी, 1911 में करी थी। और ऐसे ही रिलेट करके आप याद रखोगे कि 1911 में दिल्ली भारत की जो है राजधानी बनाई गई थी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये आ ही गया क्वेश्चन, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि ये किसका त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तो आपको सबको ध्यान रहना चाहिए कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सभी राज्य राजधानी और उनके सीएम जो है आपको याद होने चाहिए 100%। भंगड़ा और गीदा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये किसके लोक नृत्य हैं? पंजाब के। और आपको इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये काफ़ी बार पूछे जाने वाला है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। कथक किसका नृत्य है? कथक उत्तर भारत का नृत्य है। अगर आपसे कोई पूछे कि कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी मैं बता दूं आपको आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर कोई पूछे तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु का नृत्य, तो मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद, ऐसे ही रिलेट करके अगर आप याद रखोगे तो ही चीज़ आपको याद रहने वाली। ये चीज़ आप ध्यान रखो। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। आपको बताना है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था?
कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको पता ही हिस्ट्री में कहा जाता है कि इसके सभी पुत्र इसके आज्ञाकारी नहीं थे, यानी कि शासन के लायक नहीं थे, तो इसने अपना शासन जो है अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दे दिया था, अपनी जगह गद्दी पे बैठाया था और डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। पॉज करो, देखो समझो इस चीज़ को कि कितने सालों पहले जो है महिला का भी शासन था और ये बात पुरुषों को हजम नहीं हुई, इसलिए इसे मार दिया गया था रजिया सुल्तान को। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मैं बता दूं कि आपको मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसी बात से मुझे याद आए कि हाल ही में पराक्रम दिवस मनाया गया है। पराक्रम दिवस मनाए गए हैं। तो ये कब मनाए जाते हैं? आपको सबको ध्यान रखना कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सबको ध्यान रखनी ये बात। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि देव समाज की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई? तो सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नया क्वेश्चन है जो कपिलधारा, वैसे तो पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रख लेने हैं, कम ही पूछा गया क्वेश्चन। तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ बहती है? ज़्यादातर मध्य प्रदेश में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? तो किसको बनाया था? मद्रास यानी कि चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको बताना कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। मैं बता देता हूँ आपको। 10वीं अनुसूची को ध्यान रखना कि इसमें दल बदल का उल्लेख है। ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं सूची आपको बताना है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक की अगर बात करूं तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में आ जाए या ऐसा आ जाए हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक माने तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। पैंथेरा ट्राइगिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और मोर का वैज्ञानिक नाम मैं इसके साथ ही बता देता हूँ आपको, पाओ क्रिस्टेटस। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। और पैंथेरा टाइग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा से आप बाघ बहुत अच्छी तरह याद रख सकते हो, तो ये याद रह जाएगा। आय और खपत किससे संबंधित है? आय और खपत समानुपातिक से संबंधित है। आय और खपत समानुपातिक से संबंधित। देखो इन क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें है। हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमिक्स है, साइंस के भी क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है पेपर में। अगर आप लगातार ये क्लासें पढ़ते हो तो 2-3 क्लासें ऐसी मैंने पहले भी डाल रखी है, तो ये क्लासें आप ज़रूर देखें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। फेन कहाँ की स्थानीय भवन है?
फेन कहाँ की स्थानीय पवन है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये स्विट्ज़रलैंड की स्थानीय पवन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कोई 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, और ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी? किसने करी थी ये पूछ ले तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब करी थी? तो 1939 में करी थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो खेलों में कोचिंग के लिए। तो कहने का अर्थ है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ऐसे याद रख लेना, अगर याद ना रहे तो कि द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, महान गुरु हुए थे द्रोणाचार्य। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में जो अपने गुरु होते हैं ना, कोच, उनके लिए दिया जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो पहली बार जो अनाज था प्रयुक्त अनाज जो वो चावल था। हेरोडोटस के विवरण में भारत ने किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो हेरोडोटस की जो पत्रिका लिखी है, हेरोडोटस जो लिखी गई है किताब जो हेरोडोटस है के विवरण में भारत के किस अन्य देश के साथ के संबंधों को पता चलता है? तो कौन से देश के? ईरान के बारे में पता चलता है। मैरोली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? देखो ये मैरोली कहाँ स्थित है ये पता होना चाहिए आपको, दिल्ली में है। जंग रहित लौह स्तंभ क्यों पूछा गया? एक लोहे का खंभा है, उस पर जंग नहीं लगता है, और ये साइंटिस्टों के लिए भी एक रहस्य की बात बनी हुई है कि इसके जंग क्यों नहीं लगता है। तो जंग रहित लौह स्तंभ ये किसने बनवाया था? ये गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था। हिंदू विधि एवं पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला किसने बनवाया था ये? तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये कौन? अपने राणा कुंभा। खुजराहों के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने खुजराहों के मंदिर का निर्माण करवाया था। खुजराहों के मंदिर कहाँ स्थित है? अगर ये कोई पूछे आपसे तो मैं आपको बता दूं खुजराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान रख लेना आपको। ये आ ही गया क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कब हुई थी? अगर ऐसे पूछे तो ये हुई थी आपकी 1911 में। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये कहाँ हुई थी? बोधगया में। बोधगया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, शायद 1828 में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? गुरुमुखी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आपका कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले तो जो है सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो गई है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी से होता है? तो मधुमेह की बीमारी के। और ये लास्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का। और प्रसिद्ध त्यौहार है असम का। और पोंगल जो है तमिलनाडु का। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। 50-50 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, देखो अगर कोई चीज़ है किसी भी आदमी को अगर मानने तो सब कुछ है, ना मानने तो कुछ नहीं। ये पहले से बड़े बूढ़े कहते हैं। इसी तरह से आप किसी की भी क्लास में विश्वास करके आप काम करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, एक दिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं बड़े चैनल से ही बहुत अच्छी होगी, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ही बड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली अगर 50 क्वेश्चन करते हो
तो 1 महीने बाद आपको 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे और 1500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि एक पेपर को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यूस करते हो तो 2 महीने बाद 3000 5000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपको तैयारी करते करते। आज आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन वर्बली भी याद नहीं मिलते हैं काफ़ी बच्चों के। तो आपको ये कंटिन्यूस रखना है आपको ये। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन ज़रूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं हमारे पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये मेहनत जो है मेरी ख़राब ना जाए। थैंक यू।